दोस्तों वेलकम टू माय शो दी बी पॉजिटिव शो। दोस्तों बी पॉजिटिव शो एक ऐसा शो है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव थॉट्स प्रोवाइड करेगा और एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा। ये आपको मोटिवेट करेगा कैसे आप किसी भी मानसिक बीमारी से या फिजिकल बीमारी से या किसी भी स्ट्रेस से लड़ सकते हैं। और इस शो का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना। तो आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डॉक्टर अंकित दलाल साइकेट्रिस्ट मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करें और मुझे उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डीएम करें कि आप कैसे हमारे व्यूवर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, या कोई भी पोयम, कोई भी गाना, कोई भी एक्ट, कोई भी आर्ट जिससे कि हमारे व्यूवर्स मोटिवेट हो रहे हों, वो शेयर कर सकते हैं ताकि आप भी हमारे शो पे आमंत्रित होके वन ऑन वन हमारे व्यूवर्स से इंटरेक्ट करें और अपना जर्नी, अपना किस्सा, अपने बैड फेस की कहानियां जो कि उन्हें इंस्पायर करने में मदद करेंगी, आप वो शेयर कर सकते हैं और उनको इंस्पायर करने में हमारी और उनकी दोनों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि अच्छे काम की शुरुआत घर से होनी चाहिए, वैसे ही बी पॉजिटिव शो की शुरुआत पॉजिटिव रहने में, मोटिवेटेड रहने में मेरे घर से ही होनी चाहिए। और मुझे जो लगता है उनसे ज़्यादा पॉजिटिव और इतना इतना ज़्यादा मोटिवेटेड आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है, वो है मेरे पिताजी डॉक्टर नरेश कुमार। तो मैं अपने पिताजी डॉक्टर नरेश कुमार को आज अपने बी पॉजिटिव शो पे आमंत्रित करूंगा ताकि वो आप लोगों को एक पॉजिटिव रहने में, मोटिवेटेड रहने में, गोल डायरेक्टेड रहने में मदद कर सके। तो आज मेरे शो पे मैं आज एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करने जा रहा हूं जो कि वो मेरे पहले एपिसोड के सबसे मेरे लिए आदरणीय गेस्ट हैं, और वो नन अदर देन माय पिताजी, मेरे पापा डॉक्टर नरेश कुमार जी। और स्टार्ट करने से पहले मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि बड़ों का आशीर्वाद सबसे मायने रखता है कोई भी शुभ काम में। तो आपका वेलकम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आप में से ये पूछ रहे होंगे कि आपने पहले एपिसोड पे अपने फादर को क्यों एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। हालांकि मैं बार बार अपने इंस्टाग्राम लाइव में कहता हूं कि आप अपने मुझे कंटेंट वगैरह शेयर कर सकते हैं जिससे कि आप भी मेरे शो पे आ सकते हैं। तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है कि मेरे फादर साहब साइकेट्री हालांकि इन्होंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये साइकेट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो ह्यूमन बिहेवियर को इतने अच्छे से समझते हैं और रिलेशनशिप्स को कैसे निभाते हैं और कैसे उनको एक अच्छी यादों में, एक अच्छे तरीकों से बनाए रखते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए आज मैंने उनको अपने शो पे बुलाया है और मैं आप युवाओं को मैं चाहता हूं कि वो कुछ ऐसी टिप्स दें जिससे कि वो मानसिक बीमारियों से लड़ने में, स्ट्रेस को डील करने में और कोई भी पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में या रिलेशनशिप्स की को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो मैं उनको अब आमंत्रित करता हूं और उनसे पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1। सो पापा, पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे शो पे हैं, तो आपने जब मेरे को एमबीबीएस कराई और जब मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे बाकी स्ट्रीम लेने के लिए, तो आपको ऐसा क्या लगा कि मेरे को अपने बेटे को जो है एक साइकेट्री करानी चाहिए एज एमडी कोर्स, या उसको उसको पढ़ाई करानी चाहिए? मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि उस वक्त आपके पास ऑप्शंस बहुत थी, लाइन आपको पता नहीं थी कि कौन सी लाइन पे जाना है। तो मेरा अपना सोचना था कि सदैव वो चीज कीजिए जिसकी समाज को जरूरत है, जिसके लिए आप कोई स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी मार्केट के अंदर उसकी जरूरत है। आज हम जस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, परंतु मार्केट के अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि गुणवत्ता के हिसाब से उनका मूल्य कम मिलता है जी तो हमेशा वो चीज कीजिए जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू हो जी और उसी हिसाब से एमबीबीएस कराया था मैंने आपको। जी और आप उस वक्त मना कर रहे थे जी कि नहीं मुझे एमबीबीएस नहीं करनी। मैंने कहा एमबीबीएस इज जस्ट ग्रेजुएशन। जी मेरा एक मूल मंत्र है, मैं दोस्तों बच्चों आपको भी बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे गोल तय कीजिए। पहले आम आदमी बनिए, एमबीबीएस इज जस्ट ग्रेजुएशन। जी फिर उसके बाद खास आदमी बनिए। बड़ा आदमी तब बनता है जब आदमी रेनाउड हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप
बड़ा आदमी बनने के लिए उसी फील्ड में अपने आप को एडवर्टाइज कीजिए। ये मेरा एक नियम था जिसको मैंने आप पे लागू किया और आप 100% उस पे खरे उतरे। ये मुझे खुशी हो रही है आज आप सबको बताते हुए। तो मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ साइकेट्री ही क्यों? मतलब आपको कैसा क्यों लगा कि क्या इसका स्कोप ज्यादा था, या क्या आपको मुझ में ऐसा दिखता था कि ये एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है सोसाइटी को? क्या इसका क्या रीजन था? देखिए, साइकेट्री आज के समय में बहुत ही जरूरी विज्ञान है, जी। क्योंकि जो हमारे समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारा डर है। हमारे ये साइकेट्री का जो स्पेस है वो बाबाओं ने ले लिया है, जी। तांत्रिकों ने ले लिया है। और सही बात किसी को, पेशेंट को पता नहीं चल पाती है कि वो किससे अपना इलाज कराए। जी। आज के जमाने में ये बहुत जरूरत है कि जब से आपका ज्वाइंट फैमिली टूटी है, यूनिक फैमिली आई है, बच्चे अपने आप में अकेले रहते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसमें अब वो जाएं तो जाएं कहाँ है? वो गलत जगह पे चले जाते हैं। गलत जगह पे चले जाते हैं तो वो रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि उस रास्ते पे लौट नहीं पाते। साइकेट्री ही एक ऐसी विज्ञान है कि जो बच्चों को समझा सकती है कि इसका इलाज ये है और इस इलाज के माध्यम से आप पुनः वापस लौट सकते हो। अप एंड डाउन्स जीवन में लगे रहते हैं और अप एंड डाउन्स के टाइम पे अगर कोई सही व्यक्ति उसको सही सलाह दे दे तो वापस आ जाता है। तो जैसे कि मैं आपको अक्सर देखता हूँ, आप मेरे उठने से पहले आप काम पे होते हैं, और जब मैं सोने जा रहा होता हूँ तो तब तक आप नहीं आते हैं, लेट आते हैं रात को। और मैंने देखा है कि आपका जो ये पीरियड रहा है, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपके काफ़ी अप डाउन्स, काफ़ी स्ट्रगल, फेलियर्स और रिजेक्शंस आए हैं। तो मैं आज आपके इतने जीवन काल की जो जो एक्सपीरियंस है, उससे आपको पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे युवाओं को क्या ऐसा मैसेज देंगे कि जिससे कि वो रिजेक्शन से, फेलियर से अफेक्ट ना होके, अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट ना करके, और कैसे उनसे डील कर सकें, और कोई भी स्ट्रेस और टेंशन को कैसे दूर कर सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। देखिए, रिजेक्शंस आते हैं जी। और उस वक्त आदमी टूटता भी है, निरुत्साहित भी होता है। एक बात दिमाग में रखनी चाहिए उसको कि मैंने बेस्ट किया और जो मुझे मिला वो भगवान की मर्जी है। उसको ये बात मान के चलना चाहिए। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ जाती है तो उसको कभी भी निरुत्साहित नहीं होना पड़ेगा, फिर से नए उत्साह के साथ वो चल पड़ेगा। आदमी को बेस्ट डिलीवर करना चाहिए। बेस्ट डिलीवर में जो रिजल्ट मिले उसे भगवान की मर्जी समझ के मान लेना चाहिए और पुनः उस काम पे फिर से लग जाना चाहिए। ये मेरे जीवन का सार रहा और ये सार अगर कोई भी व्यक्ति अपना लेता है तो उसके बाद कभी भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स को बताया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा मोमेंट या ऐसा क्षण या ऐसा फेलियर या रिजेक्शन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप उससे अफेक्ट हुए, या कैसे आपने उसको फेस करा, और आपने उस फेलियर या रिजेक्शन से क्या सीखा? बहुत सारे मोमेंट हैं। ऐसे मोमेंट आए कि जिसके अंदर बहुत ही निराशा का भाव आया, लेकिन जो एक क्षण है वो जो मैं कभी नहीं भूला हूं और वो मुझे आज भी झकोर देता है, वो क्षण था कि जब मैं पहली बार चुनाव हारा। तो उससे पहले मैंने जीवन के अंदर ये महसूस कभी नहीं किया था कि कभी ऐसा भी होगा कि मैं चुनाव भी हार सकता हूं। जब मैं चुनाव हारा तो मुझे एक बार झटका लगा कि ये क्या हुआ, पर दूसरे ही पल मुझे ये लगा कि नहीं, इसमें भी भगवान की मर्जी रही होगी। और फिर से मैं पुनः अपने काम पे लग गया, समाज सेवा पे लग गया। तो ये बहुत शब्दों में बयान करना बहुत आसान है, पर
सच्चाई ये है कि अपने ऊपर ढालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपकी विल पावर मजबूत है तो निश्चित तौर पर आप उसको ढाल भी लोगे और आगे चल भी लोगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन का सार यही है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करो और जो मिले उसके ऊपर भगवान की मर्जी समझ के समझौता करके आगे चलो, यही कहना चाहता हूं। तो विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे युवाओं को, आप बताइए, क्योंकि आजकल वो बड़े इम्पेशेंट हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो उसको कैसे विल पावर को स्ट्रॉन्ग की जाए? देखिए, विल पावर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि विल पावर आपकी कैसे मजबूत हो। विल पावर मजबूत करने के लिए योगा, एक्सरसाइज, ये तो सब लोग बताते हैं, पर सबसे बड़ी बात आपका भरोसा अपने अंदर और अपने माँ बाप के अंदर और उस भगवान के अंदर जरूर होना चाहिए कि आप कभी गलत नहीं कर सकते, भगवान कभी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। माँ बाप आपको पूरा बैकअप देते हैं और वो पूरा बैकअप आपको मिलेगा। इसलिए ये एक बात जरूर उसके दिमाग में रहनी चाहिए कि वो जो भी कर रहा है उसको बचाने वाले ये तीन शक्तियां हैं। पहली शक्ति भगवान, दूसरे उसके माँ बाप और तीसरा खुद, वो खुद है। ये तीनों बात अगर जिस व्यक्ति के अंदर होंगी तो निश्चित तौर पर उसको कभी भी ये निरुत्साहित नहीं होना पड़ेगा और ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ ये गलत हो गया तो मुझे बचाएगा कौन। जहां बचाने वाला आपको दिखाई देगा वहीं आपकी विल पावर मजबूत हो जाएगी। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। जैसे कि आपने बताया कि आप चुनाव हारे और उससे आपको काफ़ी स्ट्रेस फ़ील हुआ, काफ़ी दुखे हुए, निराश हुए। तो अपने शो के माध्यम से मैं आपसे अपने युवा दोस्तों के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ या हॉबीज़ हैं जो कि आपको खुश रहने में मदद करती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपनों के बीच में बिल्कुल बहुत मिलनसार प्रवृत्ति से रहना चाहिए। दूसरा, आपके और उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस भी भगवान को, देवी देवता को आप मानते हो, उनकी आराधना भी आपको बहुत ताकत देती है। और तीसरा, आप अपनी बातें शेयर कीजिए। अपने जो भी, जिनको आप अपना समझते हैं, मेंटर समझते हैं, जिनको अपना वेल विशर समझते हैं, उनसे बातें आप शेयर कीजिए। और जब आप शेयरिंग करेंगे तो वहां से कोई अच्छा रास्ता आपको सुझाएंगे, जिस रास्ते पर चलकर या जिस रास्ते पर चलने की सोचने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये तीन चार बातें हैं जिनको आप अपने ऊपर ढाल लेंगे। और एक बात मैं जरूर कहूंगा अपने दर्शकों को, लाइफ में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। जो व्यक्ति शॉर्टकट के द्वारा अपने आप को गोल अचीव करना चाहता है, कहीं ना कहीं गाड़ी उसकी पंचर मिलती है। इसलिए रास्ता बेशक लंबा हो पर वो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि पहले आप उस बात के लिए योग्य बनो और फिर उसकी कामना करो। हो उल्टा रहा है कि डिजायर पहले है, योग्य है नहीं, तो ये बात एक बहुत पीड़ा होती है। तो इसलिए आप अपने आप को फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर के फार्मूले पे चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा बताया अभी हमारे व्यूअर्स को कि फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बुरे टाइम में आदमी को मेंटली स्ट्रांग कैसे रहना चाहिए, या हमारे युवाओं को आप बताइए, क्योंकि वो बहुत जल्दी आजकल मेंटली इम्पेशेंट हो जाते हैं और मेंटली गिव अप कर देते हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत विडंबना है कि समय भी बुरा है और उस वक्त आपको कोई सलाह देने वाला भी नहीं है। जी। वो सबसे बड़ी बात है, अपने आप को अकेला ना छोड़ें। आप जिनको अपना मानते हैं कि वो पीछे आपके बारे में अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी आपको सलाह देते रहे हैं, तो उनके टच में रहिए आप। वो आपके स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपके गाइड भी हो सकते हैं।
ऐसे वक्त में गलत लोगों से आपको दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है और पॉजिटिविटी के लोगों के साथ आपको रहना है। जब पॉजिटिविटी के लोगों के साथ आप रहोगे तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर वो सुझाएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा और उस रास्ते को आप रास्ता समझ के आगे चलेंगे। मैं आपको एक घटना बताना चाह रहा हूं। मेरा सगा छोटा भाई, जब उसकी कुल उम्र थी 35 साल, उनकी डेथ हो गई थी और मैं 1 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। तब एक हमारे साथी होते थे, पूर्व सांसद MK सुब्बा जी, उनका फोन आया मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि नरेश, कहाँ हो तुम? मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। बोला, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन कहाँ हो तुम? मैंने कहा अपने घर में हूं, अकेला हूं। बोला नहीं नहीं, आप आइए, मेरे पास आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं गया उनके पास तो उन्होंने एक बात मुझसे पूछी कि आपको कितने साल और जीना है? मैंने कहा 30 साल, 40 साल। तो बोला मुझे भी 20-30 साल जीना है। बस इतनी सी बात है कि वो थोड़ा सा पहले चले गए, हमें थोड़े बाद में जाना, जाना तो सबको है। वो बात मुझे इतना असर किया कि उस बात को लेकर फिर से मैं अपने आप को बाहर निकाला। बाहर निकल के फिर से अपने दैनिकचर्या जो थी मेरी, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो ये एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे समय में जो आपके मेंटर, गाइड, दोस्त, जो पॉजिटिव अप्रोच के लोग हैं, कोई बात कहते हैं तो वो बात आपको असर करती है और वो जब बात असर करती है तो वो बात भूल जाते हो और फिर आप आगे चल पड़ते हो। ये मैं कहना चाहता हूं। तो अब मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रिलेशनशिप मास्टर हैं और ऐसा क्यों लगता है मुझे? तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो इसको जस्टिफाई करेगा। अ, आज हर एक फैमिली में थोड़ी ऊंच-नीच होती है, हर रिश्तेदारों में कुछ ऊंच-नीच होती है। कोई कभी जाने-अनजाने में हर्ट कर देता है, कोई किसी रिश्तेदार को कुछ बात बुरी लग जाती है। पर आपको मैंने देखा है कि आपने हमेशा सदैव सारे परिवार को हमारे सारे परिवार को सारे मेंबर्स को पर्सनली टच किया है और सबको साथ लेके आगे बढ़े हैं। तो ऐसी क्या हमारे युवाओं को आप प्रेरणा दे सकते हैं जिससे कि वो अगर आपस में या किसी फैमिली मेंबर्स के बीच में या किसी रिश्तेदार के बीच में मनमुटाव है या कोई टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, तो ऐसी क्या चीजें आप उनको बताएंगे जिससे कि वो अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं? वेल, देखिए, कई बार आदमी को गूंगा होना पड़ता है, कई बार बहरा होना पड़ता है और कई बार अंधा होना पड़ता है। इस फार्मूले के ऊपर अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो वो बहुत सारी बातों से बचेगा। उस बात का जवाब उस वक्त ना देना, किसी सीन को देख के ऐसा महसूस करना कि मैंने देखा ही नहीं है। हर बात पे अगर आप आंसर देने लग जाओगे तो कोई भी रिलेशंस आप निभा नहीं पाओगे। इसलिए आपको समय के अनुसार अपने आप को चुप रहना पड़ता है, बहरा होना पड़ता है, अंधा होना पड़ता है और जब इवेंट चला जाए उसके बाद फिर उसको आप प्यार से कह सकते हैं कि इसमें आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। और ये बात आदमी तभी महसूस करेगा कि उसको हमेशा आप पे भरोसा हो कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे प्रति 100% मेरे साथ है। अगर कोई व्यक्ति 1% आपके साथ नहीं है और वो आपको सलाह देगा तो आपको वो सलाह लेने में दिक्कत आएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 80-90 साल की उम्र में 5-6 महीने, साल 2 साल की उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए आदमी को सदैव निरंतर आगे सोचते रहना है और आगे चलते रहना है। कोई भी क्षण आए, उस क्षण को ये समझ के महसूस करना है कि ये मेरा डार्क पार्ट है। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा, तो ये मेरा भी डार्क पार्ट हो सकता है। ये लाइफ में आते रहते हैं, ये चला जाएगा और उस चले जाए के ऊपर भरोसा करके आगे चलना चाहिए। और इस मौके पर एक बात जरूर मैं कहूंगा
रिलायंस इंडस्ट्री हमारे देश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी उससे बड़ी अगर इंडस्ट्री कोई है तो रिलेशन इंडस्ट्री है। जी कुएं से कुआं नहीं मिलता, आदमी से आदमी पता नहीं कहाँ मिल जाता है। जी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों से रिलेशंस बना के चलें, जी। और रिलेशंस के माध्यम से आदमी बहुत आगे जाता है, यही कहना चाहूंगा। कितना खूब कहा आपने। और दोस्तों ऐसे ही आप, जैसे पापा ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री से बड़ी जो है इंडस्ट्री वो रिलेशन इंडस्ट्री है, तो ऐसे ही अगर आपके परिवार में कोई मनमुटाव है या आपके किसी मेंबर से मनमुटाव है तो आज ही उसे खत्म करके उनसे बात करने की इनिशिएशन लीजिए। तो अभी हमने अपने शो में काफी गंभीर क्वेश्चंस पापा से पूछे हैं, तो अब थोड़े फनी पार्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं दोस्तों को बताइए कि ऐसी कोई रागनी या गीत जो आप स्ट्रेस में गुनगुनाते हो या जब कोई टेंशन होती है तब गुनगुनाते हो, तो वो आपको गुनगुना के बताना भी है। देखिए, मैं एक दो लाइनें हैं जी कि जिस पे हमेशा सोचता हूँ और महसूस भी करता हूँ और गुनगुनाता भी हूँ। जी जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, इस आंख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये बात मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है। जी और दूसरी बात मुझे हमेशा ये भी करती है कि मारने वाला और बचाने वाला सब प्रभु है, इसलिए उस प्रभु के प्रति अपने आप को हमेशा समर्पित भाव से रखो, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैं? और आप निश्चित तौर पर आप आगे ही चलते जाओगे, आगे ही चलते जाओगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मैं बहुत अक्सर महसूस करता हूँ कि यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के संभल के चल सको तो आना, रास्ते में धूप तो होगी, घर से निकल के चल सको तो आना। ये बात सदैव मुझे प्रोत्साहित करती है कि जो भी आदमी को करना है खुद ही करना पड़ता है, और खुद ही करना चाहिए। कोई आदमी आपको रास्ता नहीं दिखाता, हर आदमी आपका कंपटीटर है। ठीक है। और एक बात और मैं जरूर कहूंगा, जी ये मैं सभी अपने दर्शकों को कहूंगा, सभी युवाओं को कहूंगा कि गैरों के परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर वही उड़ेगा जिसके खुद के पर होंगे। आपको पर पैदा करने पड़ेंगे, ये नहीं है आपके माँ बाप टीचर थोड़ा बहुत रास्ता तो आपको दिखा सकते हैं, पर जब तक खुद के अंदर टैलेंट नहीं होगा तब तक आगे अंबर पर नहीं छा पाओगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने बहुत खूब कहा। मैं इतना सौभाग्यवत हूँ कि मैं ये अक्सर सुनता रहता हूँ। मुझे शायद वो पूरे याद तो नहीं है लेकिन मेरे को उनका मतलब ज़रूर पता है, और इसी वजह से शायद मैं जो भी करता हूँ वो सब चीज़ें आपकी अपब्रिंगिंग जो आपने मुझे करी है तो वो ध्यान में रखते हुए ही करता हूँ। तो नाउ मूविंग ऑन। दूसरी बात, ऐसे बहुत से किस्से होंगे, बहुत सी आपके इवेंट्स होंगे जो जिसमें आपका काम नहीं बनता होगा, जिसमें आपका फेल बार-बार होते होगे, गिरते होगे। तो ऐसी कोई किस्सा बताइए जिससे आप दिमाग में याद करते हैं और उससे मोटिवेट होके आगे बढ़ने की जो आपको प्रेरणा देता है? जैपनीज प्रोवर्ब है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। जी, तो ये उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, जी, और उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, ये शो करता है कि आप कुछ कर रहे हैं, एक्शन में हो। जी, जब आप एक्शन में ही नहीं होगे तो गिरोगे कैसे? जी, वेरी गुड, वेल सेड। इसलिए आप उठना गिरना चलना ये पार्ट है। जी, इस पार्ट में कभी आपको निराश नहीं होना चाहिए, और चलते रहो, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। तो मतलब जैसे कि बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो पहले गिरता है। तो मैं व्यूअर्स को ये भी ऐड करना चाहूँगा इस सेंटेंस में कि आपको पहले, जैसे कि पिताजी ने बताया, चलना पड़ेगा। पहले आपको चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। कई बार गिरोगे लेकिन चलते-चलते, गिरते-गिरते आप चलना सीख जाओगे और एक दिन दौड़ोगे। ऐसी कोई मूवी, पहली बात तो क्या आप मूवीज़ देखते हैं? बिल्कुल देख। जी। तो मैंने नोट किया कि जब आप मूवी देखते हैं तो आप हर एक मूवी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि ऐसी कोई मूवी जो आपको मोटिवेट रहने के लिए या
आपको पॉजिटिव सोचने के लिए मोटिवेट करती हो या आपको पॉजिटिव रहने में मदद करती हो? देखिए, ऐसा तो मुझे क्षण अभी याद नहीं आ रहा है, एकदम आपने मौके पे पूछा। जी। पर मूवी मैं अक्सर देखता हूँ, हर मूवी के अंदर कोई ना कोई सार छिपा होता है, उस सार को आप अडॉप्ट करें। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, 2 बातें आपको कहूँगा ज़रूर, कि जिस फ़न से, जिस हुनर से आप यहाँ तक आए हो, उसी से आपको आगे जाना है। समाधि पिक्चर में धर्मेंद्र बहुत बड़ा डाकू होता है, वो शर्मिला टैगोर को किडनैप कर लेता है, उसके साथ शादी कर लेता है, एक बच्चा हो जाता है। फिर उसके बाद शर्मिला टैगोर उनको कहती है कि आपका बच्चा भी बागी होगा, आप क्यों नहीं पुलिस के सामने सरेंडर कर देते। वो मान जाता है और सरेंडर कर देता है। फिर वहां रहने लग जाता है एक मोहल्ले में, वहां पर पानी लेने के लिए लाइन लगी होती है, और लाइन तोड़ के पानी लेना चाहता है तो दूसरे लोग उसको पिटाई करते हैं बाल्टियों से। उसको लगता है कि कहाँ वो इतना बड़ा डाकू था और कहाँ पानी के एक लिए वो पिटाई खा रहा है। वो पुनः फिर से डाकू बनता है। मेरा ये कहना है कि आप जिस फन से यहां तक आए हो, उस फन के साथ समझौता मत कीजिए, उसको लेके चलिए, उसमें ऐड कुछ कर सकते हो तो कीजिए। नहीं तो और सॉरी टू इंटरप्ट, ये आपने किस्सा तो बताया, तो इससे आप युवाओं को क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं हाँ कि जो आपका टैलेंट है, जी, उस टैलेंट को छोड़ के कोई आदमी आपको सलाह दे दे कि ये नहीं ये करिए, हाँ हाँ, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल गया। ये बात कहना चाहता हूं कि आदमी को सदैव अपना जो टैलेंट है, अपने हर आदमी के प्लस माइनस होते हैं, जी, अपने प्लस के साथ कोई मत समझौता कीजिए, अपनी ताकत जो है उसके साथ कोई समझौता मत कीजिए। थैंक्स। ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल गया। तो आपको अपनी चाल चलती रहनी चाहिए और अपनी चाल नहीं भूलनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने एजुकेटेड हैं और आपने इतनी सारी विद्या में महारत ही प्राप्त की है, आपने डिग्रीज प्राप्त की हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल से, हमारे शो के थ्रू पेरेंट्स को कैसे एडवाइस करेंगे कि वो अपने बच्चे के लिए एक करियर पहले से डिसाइड करके रखें या उनको एक राइट करियर को चूज करने में मदद कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है कि आपने हम जितने भी सिबलिंग्स हैं, जितने भी हम भाई हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों के भाई हों, बच्चे हों, या हम खुद आपस में 3 भाई हैं, हमारे करियर को लेके या उनके करियर को लेके, आपने हमेशा एक राइट डिसीजन, राइट स्पॉट, एक राइट करियर हमें दिया है। तो ये आपने कैसे किया, पहली बात। दूसरी बात, आप उनको, हमारे दूसरे जो युवाओं के पेरेंट्स हैं, उनको कैसे मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे उनको राइट करियर में डाल सकते हैं? वेल, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और उनके पेरेंट्स को एक सलाह देना चाहता हूं। जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बच्चा खुद चुनेगा क्या लाइन है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। बच्चे को क्या पता क्या ठीक है क्या गलत है। एजुकेशन मार्केट में वो दीजिए जिसकी वैल्यू हो। उस एजुकेशन का क्या फायदा जिसके मार्केट में वैल्यू ना हो। जिसी तरीके से कोई भी चीज मार्केट में जिसका वैल्यूएशन होता है, ऐसी एजुकेशन आपको दीजिए। जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे गोल तय कीजिए, उनको बताइए पहले आम आदमी बनना है, फिर खास आदमी बनना है, फिर बड़ा आदमी बनना है। जी, आप अपने बच्चे को, माँ बाप से बड़ा कोई भी टीचर नहीं होता बच्चे का। उसको पता होता है मेरा बच्चा 90 अबो है या 80 अबो है या 70 अबो है या 50 अबो है या बिलो 50 है। जी, तो इसलिए माँ बाप को जरूर बच्चे को बताना चाहिए ये लाइन ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये ठीक है। और माँ बाप, इस चैनल के माध्यम से आपको एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि भगवान हनुमान जी को भी जब उनकी ताकत का एहसास कराया गया, तभी वो समुद्र पार करके लंका पहुंचे। जी,
आपको अपने बच्चों को उसकी ताकत का एहसास कराना है कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत ताकतवर हैं और आप कर सकते हैं जी और आप बहुतों से बेस्ट हैं। मैं उन माँ बाप से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो ये कहते हैं मेरे बच्चे का दिमाग कमजोर है। हाथ मजबूत है, पैर मजबूत है, तो दिमाग कमजोर कैसे होता है? जी वो भी मजबूत है। अगर कोई कमजोर है तो पेरेंट्स हैं या उसके जो गाइडेंस देने वाले हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करके रखिए और साथ के साथ वो शिक्षा उनको दीजिए जिस शिक्षा का मार्केट के अंदर वैल्यू है। चाहे वो कंपटीशन में जाएं तो उसका बैकअप के तौर पे उनके पीछे खड़े रहिए। हाँ बेटा, कीजिए, आप वी आर विद यू। पास फेल होता रहता है, आप अपना बेस्ट डिलीवर कीजिए। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि मैं उन पेरेंट्स से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो ये कहते हैं मेरा बच्चा जो सोचेगा वो करे, मैं उसके बीच में हर्डल नहीं बनूंगा। बच्चे को पता नहीं है, आप उसको बताएंगे नहीं तो करेगा क्या? जी यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत आपने एक जोश भर दिया हमारे व्यूवर्स के बीच में। इससे टेक अवे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ये है कि आपका बच्चा कमजोर नहीं है और वो कर सकता है, और पेरेंट्स को ही गाइड करना चाहिए बच्चे को कि वो क्या करना, उसे क्या करना चाहिए या क्या कर सकता है। जैसे कि आप खुद एक पॉलिटिशियन हैं, आपने बताया आप चुनाव हारे, तो ऑफिस पॉलिटिक्स और वर्क स्ट्रेस को कैसे डील करना चाहिए, ये बताइए हमारे युवाओं को। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको स्ट्रेस आता है और साथ के साथ एक अज्ञात भय भी दिमाग में रहता है, अनसर्टेनिटी होती है। इसके लिए आपको दैनिक दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे ये चीज़ें आपके ऊपर हैवी ना हो। आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, आपको किताबें पढ़नी चाहिए, लोगों से फ़ोन पे इंटरेक्ट करना चाहिए और अपने जो वेल विशर्स हैं उनके बराबर टच में रहना चाहिए। भगवान के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आई कैन विन, ये शब्द आपके दिमाग में, मैं जीत सकता हूं, मैं बेस्ट डिलीवर करूंगा, शीशे के सामने खड़ा होकर 2 बार तो जरूर बोलिए आप दिन में, जिससे आपके अंदर एक अज्ञात जो शक्ति आपको मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, तो आप हम आपसे एक ऐसी शायरी सुनना चाहेंगे जो कि मोटिवेट करे हमारे युवाओं को या हमारे व्यूवर्स को। क्या आपको शायरी आती है, पहली बात? हाँ हाँ, आती है मुझे। तो अगर आती है तो 2 वर्ड आप गुनगुना के उस शायरी का बोलिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना, मैदा की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है तलवार किसके हाथ में देखना। ये भाव हमेशा आपके अंदर रहना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये वही सीटी बजाओ परफॉर्मेंस, ये बहुत ही मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं। मैं आपको ये वीडियो में अगर आप देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो बार बार इसको सुनना। ये वर्ड्स मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, मुझे ये सारे याद नहीं है, लेकिन इनका जो भाव होता है, जिस इंटेंसिटी से मुझे या मेरे सामने या किसी के सामने बोले जाते हैं मेरे पिताजी के थ्रू, वो मेरे सीधा दिल से और दिमाग में कनेक्ट होती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो कैसे आप पेरेंट्स को ये बताएंगे, आजकल जैसे कि बच्चों में एग्जाम तनाव की वजह से सुसाइड बहुत कॉमन होता जा रहा है, और एग्जाम तनाव ले लो, चाहे पढ़ाई का तनाव ले लो, चाहे किसी और चीज का तनाव ले लो, बच्चे काफी उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो कैसे पता लगाएं कि बच्चों को पहली बात तो वो किसी तनाव से गुजर रहा है, ये कैसे पता लगाएं? दूसरी बात, अगर वो गुजर रहा है तो उसको कैसे दूर करें? ये 2 चीज आप जरूर बताइए हमारे व्यूअर्स को। निश्चित तौर पर परीक्षा के दिनों में बच्चे स्ट्रेस होता है। एक तो बच्चों को अकेला मत छोड़िए जी और जब बच्चा चुपचाप सा रहने लग जाता है तो वो इंडिकेशंस है वो उस तरफ जा रहा है, तो इसलिए उससे बात करते रहिए। तीसरा, बगैर सलाह मांगे उसको एक बात बोलते रहिए, बेटा आप अपना बेस्ट करो, मैं हूं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं ना।
बातचीत की विंडो कभी बंद मत होने दीजिए। चौथा, जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ उनके रिलेशंस हों, इस बात का ध्यान रखिए। पांचवा, उनके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, उन फ्रेंड्स के नंबर आपके पास होने चाहिए और गाहे बगाए उनसे बात करते रहना चाहिए, जिससे कि पता रहे कि हांडी में क्या पक रहा है, उसकी स्मेल आप तक आती रहनी चाहिए। और ये स्मेल अगर आप पे आती है तो निश्चित तौर पर आप अपने बच्चे को बेस्ट सलाह दे सकते हैं और उसको एहसास करा सकते हैं कि नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो और तुम बढ़िया करोगे, मुझे ये पक्का पता है, और जो भी रिजल्ट आएगा हमें वो एक्सेप्ट है। ये आपने बहुत अच्छा बोला हमारे व्यूवर्स को और हमारे पेरेंट्स के लिए जो कि हमारा शो देख रहे हैं, बी पॉजिटिव शो। तो आपको ये सब पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखने हैं, इससे कि आप अपने बच्चे को कुछ भी गलत करने से रोक सकते हैं, या अगर वो डिप्रेस्ड है तो उनको साइंस को पहचान के उनको ट्रीटमेंट सीख करवा सकते हैं, हेल्प करवा सकते हैं फ्रॉम योर साइकेट्रिस्ट। अब जाते जाते हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आप हमें व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को एक ऐसा गीत बताइए जो कि उन्हें एक डायरेक्शन दे, उन्हें प्रोत्साहित करे और उन्हें फोकस रहने के लिए या और एक बिलीव बनाए रखने के लिए मोटिवेट करे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, ताकि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना होना। बहुत अच्छा आपने गाना गाया, बहुत अच्छा गीत बताया, मैं आपका बहुत बहुत क्योंकि इसके अंदर मुझे एक बात जरूर ये लगती है, राहे शोक में उठ गया था एक कदम जो गलत, फिर तमाम उम्र मुझे मंजिल तलाशती रही। एक गलत स्टेप आपको बहुत दूर ले जाता है मंजिल से, इसलिए भगवान से यही कामना करनी चाहिए, भगवान हमें कोई ऐसा गलत काम हमसे ना कराना। तो एक चीज तो मैं इस हमारे शो के वीडियो में सीख गया हूँ, इस लाइव इंटरव्यू में सीख गया हूँ कि इनसे गाने नहीं पूछने चाहिए थे, मुझे सिर्फ शेर व शायरी पूछनी चाहिए थी, जो जिसमें ये बहुत माहिर हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से आती हैं और हर पॉइंट में इन्हें कोई ना कोई शायरी आती है। और आपने तो 3-4 सुनी होंगी, मैं तो हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ सुनता ही रहता हूँ, वैसे भी और वैसे भी। तो एनीवेज दोस्तों, धन्यवाद आपका। मैं अपने पिताजी का भी धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत पैर छू के उनका आशीर्वाद लूंगा और उनको आभार प्रकट करूंगा कि वो मेरे पास आए, मेरे शो में आए। और बस आप मेरे वीडियो देखिए और मोटिवेट होइए, और मुझे लगता है कि आप भी मेरे शो का पार्ट बन सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप डीएम करके मुझे अपना कंटेंट, चाहे पोएम हो, राइटिंग हो, पेंटिंग हो, या कोई गाना हो जो कि लोगों को, मास लोगों को मोटिवेट करता हो, या कोई किस्सा हो जिससे कि आप कोई मानसिक बीमारी से गुजरे हैं और उससे आप अब ठीक हो गए हैं, तो वो फेस कैसा था, वो किस्सा आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम उसको अपने शो पे व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए टेलीकास्ट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग बी पॉजिटिव शो विद डॉक्टर अंकित दलाल। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित दलाल।